गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी द्वितीय वर्ष की ऑप्टिक्स की बुक से। टॉपिक का नाम है फ्रेनल द्विप्रिज्म प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, फ्रेनल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट्स। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें स्थायी प्रतिफलित व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न उत्पन्न करने के लिए दो कला संबद्ध स्रोत अपवर्तन से प्राप्त करते हैं। ये बहुत छोटे अपवर्तन कोण वाले दो प्रिज्म जो कि आधार पर जुड़े हैं उनसे बनी युक्ति मानी जा सकती है। वास्तव में यह एक ही प्रकाशिक कांच की प्लेट से एक ही प्रिज्म के आकार में घिसकर तथा पॉलिश करके तैयार किया जाता है। इसका एक कोण लगभग 179 डिग्री तथा दूसरे दोनों कोण अल्फा लगभग आधा डिग्री के होते हैं। जी हाँ, आप इस चित्र को देखिएगा। ये प्रिज्म पैटर्न प्राप्त करने तो व्यवस्था है। फ्रेनल द्विप्रिज्म का कर्ण चित्र व्यवस्था इस प्रकार है कि चित्र में ऐसे एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर स्लिट है जिसके सम्मुख एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, नॉर्मली सोडियम लैंप यूज करते हैं, रखा जाता है। यहाँ स्रोत एस से प्रकाश किरणें सम्मित रूप से प्रिज्म के अपवर्ती कोरों पर आपतित होती है। ये जो अपने पास प्रिज्म है, ठीक है, तो इससे इसके किरणों पर जो आपतित होती है और उनसे अपवर्तन के पश्चात दो आभासी प्रतिबिंब S1 और S2 बनते हैं। ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। देखिएगा, ये प्रतिबिंब ही दो कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। इनसे प्रकाश के दो तरंगाग्र प्रारंभ हो अध्यारोपित होते हैं तथा अतिव्यापन क्षेत्र में व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न जो उसका प्रतिरूप है वो दिखाई देता है। ये अतिव्यापन क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा पर्दा था, इसके अतिव्यापन क्षेत्र इस जगह है, ठीक है। तो अतिव्यापन क्षेत्र में नेत्रिका की सहायता से बीसी सीमा में फ्रिंजों की संख्या या अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये जिसकी बात कर रहा है कि इस क्षेत्र में जो फ्रिंजों का अध्ययन है वो इस क्षेत्र में किया जाता है, बीसी के बीच में, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो कि ये जो दूरी है S1 और S2 के बीच की, ये इसको स्मॉल डी से इसने लिखा है, ठीक है। और जो ये प्रिज्म से और ये S1 S2 के जो बीच की दूरी है, ये यहाँ तक का जो है ये है A है, स्मॉल a है, और यहाँ से और पर्दे तक की जो दूरी है वो स्मॉल क्या है, B है, ठीक है। ये आप चित्र अनुसार देख पा रहे हो। आगे बात करते हैं, सिद्धांत एवं कार्यविधि की बात करते हैं। माना कि द्विप्रिज्म के प्रत्येक भाग द्वारा उत्पन्न विचलन कोण थीटा है, जिस चित्र में आप देख पा रहे हो। देखिएगा, विचलन कोण जिसमें दिखाया गया है ये थीटा, ये वाला विचलन कोण है, ये वाला, ये थीटा है। आगे बात करता है तथा प्रिज्म, प्रत्येक प्रिज्म का अपवर्तन कोण अल्फा है। अपवर्तन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला अल्फा है। प्रिज्म के पदार्थ यानी कांच का अपवर्तनांक म्यू है, तो जो विचलन कोण होगा वो थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा होगा, ठीक है। सिद्धांत में क्या बताया गया है कि माना कि द्विप्रिज्म के प्रत्येक भाग पर उत्पन्न विचलन कोण थीटा है तथा प्रत्येक प्रिज्म का अपवर्तन कोण अल्फा है, तब प्रिज्म के पदार्थ यानी कांच जो भी है उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो विचलन कोण थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा होगा। दोनों आभासी बिंब स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी d है, d इज इक्वल टू S1 S2 या 2S S1। देखिएगा, चित्र अनुसार देख पा रहे हो कि ये दोनों जो दूरी है वो लगभग बराबर है। S1 हो चाहे SS2 हो, तो इसको क्या मान लिया इसने, SS1 प्लस SS2 इज इक्वल टू 2SS1 इज इक्वल टू S1 S2, ठीक है। तो इसने इसको लिखा है 2SS1 और इसको इसने आगे लिखा है, या आप 2SS1 की अगर बात करें इससे, देखिएगा, तो ये जो दूरी है इससे ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, एक तो ये हो गया 2 थीटा S1a, ठीक है। तो यानी कि SS1 बराबर क्या लिखा है इसने, थीटा इंटू S1a, और थीटा का मान म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा रखा, और S1a का मान यहाँ क्या रखा, ए रखा, जो ए क्या है, स्लिट व प्रिज्म के बीच की दूरी।
तो डी इज इक्वल टू 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, यदि द्विप्रिज्म और पर्दा के बीच की दूरी b है तो स्लिट और पर्दे के बीच दूरी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d बराबर a प्लस बी, यानी यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगी a प्लस बी। ठीक है, नेत्रिका से जुड़े सूक्ष्म पेच मापी से फ्रिंज चौड़ाई बीटा ज्ञात की जा सकती है। यंग के दुष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, या लैम्बडा प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य है, डी है जो है अपने स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल डी, और स्मॉल डी है, स्मॉल डी अपनी जो आभासी बिंब स्रोत S1 और S2 इनके बीच की दूरी है। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिएगा बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई 2a म्यू माइनस 1 इंटू लैम्बडा, सो लैम्बडा नहीं अल्फा, ये नीचे क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, इसे इसने समीकरण डिफाइन किया है। ठीक है, अब आप चित्र देख सकते हो, चित्र में आपको फ्रिंज प्रतिरूप दिखाया गया है, जो पैटर्न्स है फ्रिंज का ये, तो इसमें दो तरह के दिखाए गए, ये वाली और ये वाली, ये वाली ये वाली है। तो इसने इसको कहा है कि ये जो ये सब वाइट वाइट तो हो गई दीप्त फ्रिंज हो गई, ब्लैक ब्लैक और अदीप्त फ्रिंज हो गई। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि नियत तरंगदैर्घ्य एवं प्रायोगिक व्यवस्था के लिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा निश्चित रहती है यदि फ्रिंज चौड़ाई बीटा ज्ञात हो तो। ठीक है, अगर फ्रिंज चौड़ाई बीटा ज्ञात हो तो क्या होता है, उप समीकरण में विभिन्न राशियों का मान रखकर प्रकाश स्रोत की तरह लैम्बडा ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त फ्रिंज प्रतिरूप कोस का थीटा के अनुरूप है। ठीक है, यदि फ्रिंज कोण अल्फा ज्ञात नहीं हो तो अल्फा का मान अन्य विधि से ज्ञात किया जा सकता है, और वो विधि क्या है देखिएगा। नेत्रिका और द्विप्रिज्म के बीच छोटी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस रखते हैं जिसके लिए है 4f लेस देन डी। ठीक है, एफ फोकस दूरी हो गई, डी हो गया दूरी हो गई स्लिट से पर्दे के बीच दूरी। अब विस्थापन विधि से उत्तल लेंस को दो संयुग्मी स्थितियों में समायोजित कर प्रत्येक स्थिति में S1 और S2 के बीच की दूरी नेत्रिका से ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी D1 D2 है, तो D बराबर S1 S2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 D2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी में डी का मान रखने पर तो जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य हो जाएगी लैम्बडा इज इक्वल टू बीटा इंटू D1 D2 का रूट अपॉन डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य। ओके, आगे देखिएगा कि समीकरण जो ये समीकरण है इसमें बीटा फ्रिंज की चौड़ाई अधिक रखने के लिए आपको क्या रखना है, फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक रखना है। इसके लिए मापन में त्रुटि नहीं, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं देखिएगा कि स्रोत S तथा नेत्रिका के बीच की दूरी D अधिक हो, पर इतना अधिक भी ना हो कि तीव्रता नगण्य हो जाए। ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, D का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, और दोनों आभासी स्रोत S1 और S2 के बीच दूरी D कम हो, इस कारण प्रिज्म का अपवर्तन कोण अल्फा क्या होगा, छोटा होता है। दो कंडीशंस हैं इसके लिए। ठीक है, आगे बात करता है कि स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने का प्रभाव। यदि स्लिट की चौड़ाई समय समय बढ़ाई जाए यानी धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो क्या होती है, स्लिट की चौड़ाई अगर धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो क्या होगी, फ्रिंजें चौड़ी होती जाती है, और दीप्त चमकीली और अदीप्त काली फ्रिंजों के बीच जो विपर्यास है वो कम हो जाता है, और अंत में वो भी विलुप्त हो जाता है। इसकी दो कंडीशंस है। तो जो आज का वीडियो है हमने उसमें फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म प्रयोग के बारे में बात किया। हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा कि किस प्रकार इसका एक प्रिज्म है और इस प्रकार रखी हुई है, और एक संकीर्ण उदर स्लिट है, इसके सामने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जनरली हम सोडियम लैंप को यूज़ करते हैं, और जब ये स्रोत ऐसे प्रकाश किरण समित रूप से प्रिज्म की अपवर्ती कोर प्राप्त होती है तो अपवर्तन के पश्चात दो आभासी प्रतिबिंब S1 S2 बनते हैं, और ये प्रतिबिंब क्या दो कला संबद्ध स्रोत की बात व्यवहार करते हैं। इस प्रकार दो तरंगाग्र प्रारंभ में अद्रव्यत हो जाते हैं, और अतिव्यापन क्षेत्र में जो कि ये वाला है, ये पर्दे के बीच में B और C के बीच में, यहाँ क्या हमें प्रतिरूप यानी पैटर्न दिखाई देता है, और अतिव्यापन क्षेत्र में नेत्रिका की सहायता से हम क्या करते हैं, BC सीमा में फ्रिंजों का अध्ययन कर लेते हैं। ये रेंज की बात कर रहा है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनावट है, और इसकी जो कार्यविधि है वो आप देख सकते हो कि हमने
द्विप्रिज्म के प्रत्येक भाग द्वारा उस पर विचलन कोण का मान थीटा है और प्रिज्म का अपवर्तन कोण अल्फा है। तो प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तो विचलन कोण थीटा इक्वल टू म्यू माइनस 1 अल्फा हो रहा है। और इसके माध्यम से हमने डी बराबर S1 S2 2S1 या 2 थीटा S1 ए या फिर डी थीटा का मान रखने पर डी बराबर 2a म्यू माइनस 1 अल्फा रखा। और हमें पता है कि जो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी डी है वो क्या होगी, a प्लस बी होगी। तो इनकी सहायता से स्मॉल डी कैपिटल डी का मान मिल गया। तो बीटा का मान जो कि हम फ्रिंजल द्विप्रिज्म की चौड़ाई का निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बीटा बराबर डी इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। इनका मान पुट करने पर हमें क्या मिलती है, फ्रिंज चौड़ाई की मान मिल जाती है, जिसका मान क्या होता है a प्लस बी इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है। और इसी तरह आप देख पा रहे हो दीप्त और फ्रिंजों का इस प्रकार बना हुआ है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आगे भी बात की कि भाई इनके नाम से अगर हमें इनका मान दिया हुआ है तो बीटा फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या कर सकते हैं। अगर फ्रिंज चौड़ाई का मान दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका इस प्रकार मान आता है। बाकी इसने ये भी शर्त बताई बीटा फ्रिंज चौड़ाई अधिक रखने के लिए इसका क्या है कि एस और नेत्र की जो डी है वो अधिक और पर इत्यधिक भी नहीं हो कि भाई प्रकाश तीव्रता नगण्य हो जाए, और बाकी दो नावश्यक होते जो S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी है वो क्या हो, कम रहे। स्लिट चौड़ाई को बढ़ाने के जो प्रभाव है उससे क्या हो जाती है कि फ्रिंज छोटी होती जाती है और दीप्त आदि फ्रिंजों के बीच का जो विपर्यास है वो कम हो जाता है, अंत में क्या होता है, विलुप्त होता है। इस प्रकार आज की वीडियो को हमने इसके बारे में पढ़ा। आगे आगे अगले वीडियो में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।